ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किस भाषा से हुई है? तो यह ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से हुई है। ये ध्यान रखना है, किस भाषा से हुई है? तो इंग्लिश भाषा के कंप्यूट से बनी है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या है? समावेश है। समावेश कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, रेलवे में जाइए, बैंकिंग में जाइए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाइए, ऐसा कहीं क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। स्कूल कॉलेज से लेकर कहीं भी, टिकट बुक करने से लेकर कहीं भी आपको कंप्यूटर को समावेश देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी बृहत पैमाना। बृहत पैमाना कहने का मतलब क्या है? बहुत बड़े पैमाना पर। बृहत मतलब होता है बहुत, बहुत पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र, यानी इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ही तो है, इलेक्ट्रिक से ही तो चलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को हम क्या कहते हैं? संगणन। और संगणन को ही, कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है। संयंत्र किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं कंप्यूटर को, ये समझना है। यानी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है, सीधा सीधा जवाब हम कैसे देंगे? कंप्यूटर जो है वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार की आंकड़ों को संसाधित या संचयित किया जाता है। यानी कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है ना, बहुत प्रकार की, ठीक है, जो भी आंकड़ा है, आंकड़ा यानी डाटा, बहुत सारे डाटा हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपके पास है स्कूल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, कितना पेपर में वर्क करके लिखिएगा, कितना खोजिएगा, अब सब कंप्यूटर के जरिए टप से मारिए, सर्च आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डिटेल आसान हो जाता है खोजना किसी भी चीज़ को। चाहे आप बैंकिंग लेवल में जाइए, बैंकिंग सेक्टर में जाइए, रेलवे सेक्टर में जाइए, कंप्यूटर के जरिए सब कंप्यूटराइज काम है, क्योंकि इसे खोजना, सर्च करना, और पेपर की भी बचत होती है कंप्यूटर से। ठीक है, पेपर बनता है किससे? उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो कंप्यूटर के जरिए जो भी ऑनलाइन काम हो गया वो बहुत क्या किया है? आसान काम किया है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले कंप्यूटर के हम इतिहास को समझेंगे कि आखिर क्या है कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कैसे आखिर कंप्यूटर का विकास हुआ। इतना आसान तो नहीं हुआ होगा कि आज कल जो है तुरंत कंप्यूटर का विकास हो गया है। तो कंप्यूटर का विकास को हमें समझना पड़ेगा, और वही हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1642 में, ये ध्यान रखना है, 1642 का टाइम। ठीक है, 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति का नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। इन्होंने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। इन्होंने क्या किया था कि विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, आज जो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, जोड़ घटाव गुना करने में, या दुकान में भी आप देखते होंगे कितना आसानी से जो है कैलकुलेट करके बता देता है कि इतना टोटल रुपया के आप सामान खरीदे। ठीक है, तो पहली बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। इन्होंने ही पहला कैलकुलेटर बनाया था, यानी विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, और उस यांत्रिक कैलकुलेटर का इन्होंने अपने ही नाम पर क्या रखा था? पास्कलिन रखा था। क्या नाम रखा था? तो पास्कलिन रखा था। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट समझा देते हैं आपको। देखिए, इसका जो आपको पीडीएफ हो जाएगा, ये उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कुमार अमर ऑफिशियल, जो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1833 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1642 की बात है, आज की बात नहीं है, 1642। ठीक है, आज 2025 चल रहा है। ठीक है, 1642 में ही ब्लेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक ने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। उस कैलकुलेटर का उन्होंने पास्कलिन नाम दिया था, यानी अपने ही नाम पे। फिर आता है 1833 का समय। ठीक है, 1833 में अंग्रेज के, यानी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक रहते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स बेबेज। ये ब्लेज पास्कल अलग है, इन्होंने क्या बनाया? कैलकुलेटर बनाया। 1833 में एक वैज्ञानिक है अंग्रेज के, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने स्वचालित, स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला, स्वचालित कैलकुलेटर, अर्थात यानी स्वचालित कैलकुलेटर, जिसे हम क्या कह सकते हैं? स्वचालित कैलकुलेटर, यानी इससे हम कह सकते हैं कंप्यूटर की पहली बार परिकल्पना की। यानी पहली बार कंप्यूटर की जो पहली बार परिकल्पना करते हैं वो कौन करते हैं?
तो पहली बार परिकल्पना करते हैं चार्ल्स बेबेज साहब, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है किन्हें, ये ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर की पहली बार जो है परिकल्पना किसने की, ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने की 1833 में। पर 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बावजूद इसे बना सके। इन्होंने जो है 40 वर्ष मेहनत किया। कितना मेहनत किया, 40 वर्ष मेहनत करने के बाद जो है कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं इतना स्मूथली, ये चार्ल्स बेबेज की देन है। उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर का जन्म, अब ये भी ध्यान रखना है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता। और सीधा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आधुनिक जो है कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बताना है कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उनका शिष्य। और कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर को तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर को जो बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय जो है इन्हीं का शिष्य चार्ल्स बेबेज का शिष्य रहता है, जिसका नाम रहता है एडा अगस्टा लवलेस। क्या नाम रहता है, एडा अगस्टा लवलेस। यानी ये जो है चार्ल्स बेबेज के शिष्य रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, जिनका नाम क्या है, एडा अगस्टा लवलेस। इनको जाता है, इन्होंने क्या बनाया, कंप्यूटर के प्रोग्राम को तैयार कौन किया, तो चार्ल्स बेबेज के शिष्य हैं, जिनका नाम है एडा अगस्टा लवलेस, ठीक है। उन्होंने अपने नाम पर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम रखा था क्या, एडा। इन्होंने जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया वो अपने ही नाम पर रखा, ठीक है, अपने नाम पर ही कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम रखा। क्या नाम रखा, तो एडा रखा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एडा क्या है, तो एडा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि 1830 में, ठीक है, फिर 1880 का समय आता है। कब का समय आता है, 1833 के बाद 1880 का समय। एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था हरमन हेलोरिथ, ठीक है, क्या नाम था, हरमन हेलोरिथ। इन्होंने क्या किया कि बेबेज की, जो चार्ल्स बेबेज थे उनकी परिकल्पना को साकार किया। यानी जो चार्ल्स बेबेज चाहते थे कि कंप्यूटर जो है बने, ठीक है, तो उनकी सपना को जो है साकार करने का काम कौन किया, हरमन हेलोरिथ ने किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई। इन्होंने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाया। और सीधा एग्जाम में यही पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन का श्रेय जो है किसे जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन जो बनाया हरमन हेलोरिथ ने बनाया। कब बनाया, 1880 में बनाया। जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करता था, ठीक है। और उसमें जो है लैंग्वेज के रूप में, जो उसमें जो कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो मतलब जो था उसमें वो किसके मदद से चलता था, तो पंच कार्ड की मदद से जो है सारा कार्य स्वचालित रूप से करता था। हरमन हेलोरिथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। तो ये सीधा एग्जाम में क्या पूछेगा कि पंच कार्ड के आविष्कार कौन है भाई, तो पंच कार्ड के आविष्कार है हरमन हेलोरिथ, ठीक है। पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है, हरमन हेलोरिथ है। पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है, हरमन हेलोरिथ है, ठीक है। पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई, हरमन हेलोरिथ ने बनाई। उसी में तीनों ने पंच कार्ड की जो है क्या क्या इस्तेमाल किया था, ठीक है। और यही पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्या है पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट देखिए, 1937 का फिर समय आता है। तो 1937 में होवार्ड एकिन आते हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है होवार्ड एकिन। इन्होंने पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है मार्क 1 बनाया। तो सीधा एग्जाम में क्या पूछेगा कि पहला जो है यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर है मार्क 1, ठीक है। याद रखना है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, मार्क 1 है। किसने बनाया, तो होवार्ड एकिन ने बनाया। होवार्ड एकिन ने बनाया, ये ध्यान रखना है। होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 बनाया। होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 को बनाया, ये ध्यान रखना है। 5 नंबर हम देख लेते हैं। दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान 1939-45 में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब, 39 से लेकर 45 तक हुआ था। और पहला 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ 39 से 45 तक। तो इस दौरान जो है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांत का क्या हुआ, विकास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया,
पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने क्या कैलकुलेटर पहले बनाया, पास्कलिन 1642 में। फिर चार्ल्स बेबेज ने जो है कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली परिकल्पना की 1833 में। फिर उनके एक्सिस होते हैं, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता तो चार्ल्स बेबेज ही जाते हैं, उनके एक्सिस होते हैं एडा अगस्टा। इन्होंने एडा नाम की क्या बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। फिर 1880 में हार्मन एलोरिथ ने जो है चार्ल्स बेबेज की परिकल्पना को क्या किया, साकार किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई और पंच कार्ड का आविष्कार किया 1880 में। किसने, हरमन हेलोरिथ ने। फिर 1937 का समय आया तो उसमें पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है मार्क वन क्या है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर है, होवार्ड एकिन ने बनाया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 45 तक, इसके बीच में कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही क्या हुआ, विकास शुरू हुआ। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है कि गन्ना मशीन के क्षेत्र में प्रथम जो क्रांति आई 1946 में तब आई जब जेपी एकट और जॉन मास्ली ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, ठीक है, एनियक यानी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेटर। तो इसलिए हम टिक लगा रहे हैं ना कि ये जो है आपसे पूछ सकता है। तो देखिए गन्ना मशीन के क्षेत्र में प्रथम जो क्रांति आती है 1946 में, यानी विश्व युद्ध के बाद आती है, ठीक है। जब एक वैज्ञानिक है जेबी एकट और एक वैज्ञानिक क्या है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जेबी एकट, इसका जो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। ये दो नाम, ठीक है, इन्होंने ये क्रांति ला दी। कैसे क्रांति लाई, तो जेपी एकट और जॉन जो मॉस्ली है, इन्होंने विश्व के पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया और उसका नाम क्या रखा, एनियक। क्या नाम रखा, एनियक। जेपी एकट और जॉन मॉस्ली, याद रखना है, जेपी एकट और जॉन मॉस्ली ने क्या बनाया, एनियक प्रथम बनाया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि एनियक का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड एंड सी फॉर कैलकुलेटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका आविष्कार किसने किया, तो जेपी एकट और जॉन मॉस्ली ने किया 1946 में। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये जो पहला प्रथम जनरेशन का था, इसमें इस्तेमाल किसका होता था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। अब यहाँ देखिए 7 नंबर पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो दिए जॉन वान न्यूमैन ने दिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो जॉन वान न्यूमैन का है। जॉन वान न्यूमैन ने 1950 में, कब, 1951 में कंप्यूटर क्रांति को सही दिशा में, यानी दूसरी क्रांति माना जाता है, ठीक है। जेपी एकट ने भी पहली क्रांति, लेकिन दूसरी क्रांति जॉन वान न्यूमैन ने लाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एडवैक कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, ठीक है। इन्होंने जो है कैलकुलेटर ही बनाया, लेकिन इन्होंने जो 7 पॉइंट में हमारा है जॉन मान न्यूमैन ने क्या किया कि सबसे ज्यादा योगदान इनका माना जाता है। इन्होंने जो है कंप्यूटर क्रांति ला दिया था 1951 में। इन्होंने एडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने किया और उसमें उन्होंने संचयित प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। किसका, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो है इस्तेमाल इन्होंने किया, यानी स्टोर कर सकते थे किसी भी चीज को। कंप्यूटर के कार्य के लिए इन्होंने जो है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग का भी उन्होंने ही किया, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग है, इसका श्रेय भी किन्हें जाता है, तो जॉन वान न्यूमैन को जाता है बाइनरी सिस्टम का, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हमारा हो जाता है कि आपसे पूछ देगा कि कंप्यूटर, तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो अभी तक कंप्यूटर की जो टोटल पीढ़ियां हैं वो कितनी पीढ़ियां हैं, तो 5 पीढ़ी हैं। कितना है कंप्यूटर की, टोटल 5 पीढ़ी है। जब से शुरू हुआ तब से अभी तक जो है कंप्यूटर की कुल पीढ़ियों की बात करें तो कुल कितनी पीढ़ियां हुई है, तो 5 पीढ़ी अभी तक विकास हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर बन के कब आया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो कंप्यूटर का विकास जो है 5 विभिन्न चरणों में हुआ। कितने, तो 5 विभिन्न चरणों में हुआ, ठीक है। जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ये ध्यान रखना है। कितने में, तो 5 पीढ़ियों में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 पीढ़ियों में जो है विभाजित किया गया और इन 5 पीढ़ियों के कंप्यूटर में अंतर उनके स्विचन अवयव के आधार पर किया जाता है। अब देखिए
प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1940 से 52 के बीच में, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब कहते हैं, यानी वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य जो कंप्यूटर है एडसैक है, ठीक है, एडवैक है और यूनिवैक है। ये सीधा एग्जाम में पूछेगा कि एडसैक, एडवैक और यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, ये तीनों जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, और प्रथम पीढ़ी का काल कितना है तो 40 से 52 यानी 12 साल रहा, ठीक है। फिर दूसरा पीढ़ी आया, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि पहला जो पीढ़ी था उसमें वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का इस्तेमाल होता था। किसका? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का। फिर दूसरा पीढ़ी आया 1952 से 64 के मध्य, यानी ये भी 12 साल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस 12 साल में क्या हुआ कि इसमें जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। कितना हुआ? ट्रांजिस्टर का विकास हुआ, ये ध्यान रखना है। पहला 40 से 52 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, दूसरा जो है 52 से 64 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ठीक है। दूसरा पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर बार एग्जाम में पूछता है। IBM 700 सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM 1401 सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM 1620 सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, CDC 1604 ये भी सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, CDC 3600 ये भी सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, एटलास ये भी सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, और ICL 1901 ये भी दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर एडसैक, एडवैक, यूनिवैक। दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस और ICL 1901। ये सभी क्या है? IBM का CDC, एटलस और ICL ये सभी दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर। और दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर, और पहला में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर, अगर हम बात करें कि तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है, तो तीसरा पीढ़ी के अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये जो काल है 1964 से 71, ठीक है। तो 1964 से 71 आप अगर इसमें देखिएगा तो ये जो है 7 साल की बात है। ये जो है तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 7 साल तक चला, ठीक है। कितने? 7 साल आप देख रहे होंगे, 7 ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर था इसमें जो है इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल होता था। क्या का? तो इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल होता था। अब देखिए पहला पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, और तीसरा पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड चिप यानी IC का इस्तेमाल होने लगा। सीधा IC का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसमें जो कंप्यूटर था IBM 360, ठीक है, IBM 370, ठीक है, 360, 370, NCR 395, NCR 395, ठीक है। फिर CDC 1700, ICL 2903, ये सब जो है तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए IBM 700, IBM 360, IBM 1401, IBM 370, IBM 1620, IBM, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 300 से ऊपर यानी 700 से ऊपर है IBM, ठीक है, और यहाँ जो है नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखना है। यहाँ CDC 3600, CDC 1604, यहाँ पे CDC 1701, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, सीधा एक उठाकर दे देगा कि CDC 1700 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। CDC 1604, CDC 3600 ये दोनों जो है दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। CDC 1700 जो है वो तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर। ICL 1903 जो है तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर, ICL 1901 जो है वो सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। IBM 360, IBM 370 ये सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर, इसमें जो है इंटीग्रेटेड चिप लगा होता था। वहीं चतुर्थ पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 1971 से लेकर जो अब तक नहीं है, ठीक है, ये पांचवा पीढ़ी जो है अब तक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो है बृहत्तम एकीकृत यानी सर्किट ALSI का इस्तेमाल होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसमें एप्पल, DCM ये सब जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, एप्पल और DCM। अनुसंधान जारी है, पांचवा पीढ़ी तो आएंगे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का प्रोग्राम, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर का जो है प्रकार, ठीक है, कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की अगर हम प्रकार की बात करें कि कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं तो इसको हमें समझना पड़ेगा। कंप्यूटर को उनके आकार और कार्य पद्धति के आधार पर जो है बांटा गया है, यानी कंप्यूटर का क्या कार्य है, ठीक है,
और उनका आकार के आधार पर भी बांटा गया है। ठीक है, कंप्यूटर देखिए लैपटॉप है, फिर मिनी लैपटॉप होता है, छोटा छोटा कितना कोई बड़ा बड़ा सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे आप अब देख सकते हैं कि परम 8000, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा जो है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर के आकार के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर इसे बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम ये क्या देखेंगे कि हम आकार के आधार पर देखते हैं। क्या देखते हैं? आकार के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो आकार के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब कौन कौन बांटा गया है? तो पहला है हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। पहला क्या है हमारा? माइक्रो कंप्यूटर, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? तो मिनी कंप्यूटर। थर्ड क्या है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और 4 नंबर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। तो ये आकार के आधार पर है। ठीक है, तो इन सब के कंप्यूटर के बारे में समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है? यह वस्तुतः एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कंप्यूटर होता है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? तो एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है, जिससे कारण इस प्रकार के कंप्यूटर को प्राय जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? पीसी कह सकते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। जैसे आप लैपटॉप आपके पास होगा तो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ऑफिस में करते हैं, घर में करते हैं। ठीक है, कोई व्यवसाय बिजनेस करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रख रखाव करने में अपनी समर्थ के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। लेकिन आज के समय में जो माइक्रो कंप्यूटर है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है पीसी का, क्योंकि इसका जो है ना समर्थता बढ़ गया, पावर बढ़ गया। कहने का मतलब जितना स्टोर कीजिए 500 GB, 1000 GB टीबी में आ जा रहा है। ठीक है, और 4 TB, 3 TB, 2 TB, ठीक है, टेराबाइट, उतना जो है बड़ा बड़ा जो आप रख रखाव के लिए फाइल, वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट, ठीक है, रख सकते हैं। तो साइज बढ़ गया है और अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। अब देखिए दूसरा है मिनी कंप्यूटर। हमने पहला क्या देखा? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा देख ले मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार तथा कार्य क्षमता की दृष्टि से छोटे होते हैं। ठीक है, मिनी मतलब आकार और कार्य क्षमता की दृष्टि से छोटे होते हैं और इन पर एक साथ 20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जाता है। यानी मिनी कंप्यूटर पर जो है एक साथ कितने 20-30 टर्मिनल पर जो है कार्य किया जा सकता है, और यह माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। यानी लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर से कितना 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, यानी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। अब वहीं पे हम बात करें तीसरा जो है मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर बड़े आकार के होते हैं और इसका डिजाइन जो होता है स्टील के फ्रेम में लगाकर किया जाता है। इस कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर पर समय सहभागिता यानी टाइम शेयरिंग तथा बहु कार्य क्षमता मल्टीटास्किंग के द्वारा एक साथ अनेक व्यक्ति, कभी कभी 100 से अधिक व्यक्ति भी अलग अलग टर्मिनलों पर कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, अब ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर ये सबसे पावरफुल है। सुपर कंप्यूटर का जो अधिकतम उपयोग होता है मौसम विभाग में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं, और यह अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं को भी बहुत अधिक शीघ्र गति से करता है और इसकी संग्रहण क्षमता जो है स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर अभी तक सबसे तेज कार्य करने वाली और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर की जो है मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर की आखिर विशेषता क्या है भाई। ठीक है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर का विशेषता। तो सुपर कंप्यूटर की पहली विशेषता है कि इसमें जो है 32 या 64 समानांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से प्राप्त सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है कि इसमें उच्च भंडारण घनत्व वाली चुंबकीय प्रबल स्मृति और आवेशित युग्म वित्तियां जैसे मैग्नेटिक बबल मेमोरीज, एमबीएम। ठीक है, एमबीएम का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो याद रखना है क्या होता है? मैग्नेटिक बबल मेमोरी होता है। ठीक है, एमबीएम का, और चार्ज कपल्ड डिवाइस होता है, यानी सीसीडीएस होता है, चार्ज कपल्ड डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है और जिसके कारण छोटी सी जगह में सूचनाओं का बृहद भंडार संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर की खासियत। तीसरा है इसके लिए विशिष्ट प्रकार के वातानुकूलित की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी क्या वातानुकूलित क्या क्या होता है? तो कहने का मतलब एसी। ठीक है, 4 नंबर क्या है हमारा कि सुपर कंप्यूटर की जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे अनेक आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे जो है हमारा विश्व में दिया हुआ कुछ सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। जो विश्व में दिया हुआ प्रमुख सुपर कंप्यूटर है वो कौन कौन सा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए कौन कौन सा है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर विश्व में, ठीक है, जो सबसे पावरफुल भी है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रे के वस क्रे के वन एस। क्रे के वन एस जो है ना, ये क्रे के रिसर्च ने बनाया है, जो कहाँ का है, ये यूएसए का कंपनी है, ठीक है। डीप ब्लू जो है आईबीएम कॉर्पोरेशन यूएसए ही बनाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर ब्लू गेन ये भी आईबीएम कॉर्पोरेशन यूएसए ने बनाया है। और कॉस्मोस जो है ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन की है। कॉस्मोस ये भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे के वन एस, डीप ब्लू जेन, ठीक है, और कॉस्मोस ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। भारत में भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भारत में अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो है फ्लो सॉल्वर, जो नाल बेंगलोर ने बनाया है, ठीक है। पेस पेस जो है डीआरडीओ ने बनाया है। परम 1000 जो सीडैक पुणे कंपनी ने बनाई है। चिप 16 सी डॉट बेंगलोर ने बनाया है। मल्टी माइक्रो इसको जो बनाया है आईएस बेंगलोर ने बनाया है। मैक को बनाया है एमएससीएच को आईआईटी मुंबई ने बनाया। अनुपम जो है ये बार्क ने बनाया है मुंबई, ठीक है, बार्क मुंबई ने बनाया है। तो भारत के सुपर कंप्यूटर है कौन कौन, फ्लो सॉल्वर, पेस, परम 10,000, चिप 16, मल्टी माइक्रो, मैक और अनुपम, ये ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो कई क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। मौसम का पुनर्निर्माण करने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम पहले आपको समझाए थे, ठीक है। जैसे बारिश होगी नहीं होगी बारिश, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उपग्रह का प्रक्षेपण में भी कंप्यूटरीकृत परमाणु परीक्षण और प्रक्षेपात परीक्षण सहित बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में भी सुपर कंप्यूटर का ही मदद लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर के उपयुक्त प्रकार के अतिरिक्त क्वांटम कंप्यूटर विकास की अंतिम अवस्था है, ठीक है। यानी कंप्यूटर के विकास की अंतिम अवस्था है क्वांटम कंप्यूटर। यह सुपर कंप्यूटर से भी तीव्र गति से और जटिल से जटिल समस्याओं को सेकंड में हल करने में सक्षम होता है क्वांटम कंप्यूटर। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्वांटम कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत हो सकता है, ठीक है। इस पे जो है रिसर्च जारी है। यह फॉर्मेट के आखिरी प्रमेय जैसी पेचीदा अंतरराष्ट्रीय गणितीय समस्या जिसे हल करने में 300 साल लगते हैं उसको भी हल करने में सक्षम होगा। गणित की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी समस्या रिमेंशन हाइपोथेसिस को भी क्वांटम कंप्यूटर कुछ समय में हल कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार की पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जैसे भौतिकी को गूढ़ क्षेत्रों का प्रयोग किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यू बिट का प्रयोग होगा। इसमें जो है अभी तक सब में क्या है, बाइनरी बिट का इस्तेमाल होता है 0 1, लेकिन अब जो है क्यू बिट का इस्तेमाल किया जाएगा जो 0 और 1 का अर्धरोपण होगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ हम समझ लेते हैं कि केबी का मतलब होता है किलोबाइट, ये आपको पता होगा। एमबी का मतलब जहां एमबी लिखा होगा मेगाबाइट समझिएगा। जीबी जो होता है गीगाबाइट्स होता है, कहता है ना कि 1.5 GB डाटा खत्म करते हैं आप लोग, ठीक है। एमआईपीएस का मतलब होता है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और एमएफएलओपीएस का मतलब होता है, ये ध्यान रखना है, एमएफएलओपीएस का मतलब क्या होता है, मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना है। तो केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, एमआईपीएस मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और एमएफएलओपीएस जो होता है मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। पूछेगा कि 1 केबी में कितना बाइट होता है, तो 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। 1 एमबी में 1024 केबी होता है और 1 जीबी में 1024 एमबी होता है, ये ध्यान रखना है, ये सवाल पूछता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की सबसे छोटी इकाई सबसे बड़ी इकाई का क्रम जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है बीट, ये ध्यान रखना, ये क्रम है। सबसे छोटा क्या होता है, बीट होता है, फिर उसके बाद बाइट होता है, सबसे छोटा बीट होता है, फिर उसके बाद बाइट होता है, बीट बाइट फिर किलो बाइट, बीट बाइट फिर केबी फिर एमबी फिर जीबी और फिर टीबी टेराबाइट,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे छोटा बीट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट। तो अब हमने जो देखा कंप्यूटर को किस आधार पर देखा, तो हमने देखा था कि आकार के पद्धति के आधार पर। हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है वो आकार और कार के पद्धति के आधार पर इसे बांटा गया। ठीक है, तो आकार के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया। तो अब देखते हैं बी नंबर। ठीक है, तो इसका जो है बी नंबर क्या है हमारा, बी नंबर है कि कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्या है, कार्य पद्धति के आधार पर हम वर्गीकरण देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए कार्य पद्धति के आधार पर अगर हम बात करें इसमें, तो कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर को जो है कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। यानी कार्य पद्धति के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे समझना है हम सभी को। अब देखिए पहला है अंकीय कंप्यूटर। पहला क्या है, कार्य पद्धति के आधार पर अंकीय कंप्यूटर, पहला है अंकीय कंप्यूटर। ठीक है, पहले हम बता ही देते हैं। दूसरा हमारा है अनुरूप कंप्यूटर, कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, थर्ड नंबर है संकर कंप्यूटर। ठीक है, 4 नंबर हमारा है प्रकाशीय कंप्यूटर। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। फिर है एटॉमिक कंप्यूटर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर की इकाई। ठीक है, कंप्यूटर की इकाई के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है पांचों भाग देख लेते हैं कंप्यूटर की जो है पद्धति के आधार पर। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर। देखिए अंकीय कंप्यूटर क्या है, रोजमर्रा की भाषा में जब हम कंप्यूटर शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका सीधा अर्थ क्या होता है, अंकीय कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में, किस में, तो द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करता है। और ये सभी प्रकार की गणनाएं गिनकर जोड़ कर करता है। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं, लेकिन विशेषता यह होती है कि इनकी गणना अत्यंत शुद्ध होती है। इसमें किसी भी प्रकार की सक्रियाएं की जा सकती है। अनुरूप कंप्यूटर की वहां जहां तक की बात करें तो ये जो है एनालॉग एक ग्रीक शब्द होता है। एनालॉग जो होता है क्या है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो राशियों में अनुरूपता से खोजना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। जिस प्रकार जो है अंकीय कंप्यूटर राशियों को गिनकर कार्य करता है, उसी प्रकार अनुरूप कंप्यूटर मापकर या नापकर अपना कार्य करता है। और इस कंप्यूटर की मदद से कई की गई गणनाएं की यथार्थता बहुत शुद्ध नहीं होती, फिर भी 99% शुद्धता प्राप्त होती है। संकर कंप्यूटर की बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर की अंकीय एवं अनुरूप दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं का फायदा उठाया जाता है और इनका उपयोग स्वचालित उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है। और इस प्रकार का एक उपकरण रोबोट है जिसकी सहायता से आजकल कई कार्य स्वचालित रूप से किए जाते हैं। प्रकाशीय कंप्यूटर, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर के विकास क्रम में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। प्रकाशीय कंप्यूटर जिसमें एक अवयव को दूसरे से जोड़ने का कार्य ऑप्टिकल फाइबर के तंतु से किया गया है और यह गणना अवयव प्रकाशीय पद्धति पर बनाए गए हैं। एटॉमिक कंप्यूटर, कार्नेगी विश्वविद्यालय में ऐसे परमाणविक कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है जो कि किसी खास प्रोटॉन परमाणु को एकीकृत परिपथ में बदल दे और कंप्यूटर को इतनी अधिक स्मृति क्षमता प्रदान करे कि ऐसा कंप्यूटर आज की कंप्यूटर से जो है 10,000 गुनी क्षमता वाला अधिक हो जाए। तो इस पे जो है एटॉमिक कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अब कंप्यूटर की हम क्या देख लेते हैं, कंप्यूटर की इकाइयों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की अगर हम इकाई की बात करें तो मुख्य रूप से जो है इसकी इकाई जो है कितनी इकाई है, तो 4 मुख्य इकाइयां हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो पहला है निवेश इकाई, इनपुट यूनिट। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय संसाधन इकाई जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमारा है 72 स्मृति इकाई, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट एमयू। और चौथा है निर्गत इकाई यानी आउटपुट यूनिट। यानी कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 इकाई होता है कंप्यूटर, तब जान के बनता है कंप्यूटर। तो एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, फिर सीपीयू बहुत जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। और एक होता है बाहरी स्मृति इकाई जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट कहते हैं। डेटा के अनुसार जो है डेटा के कंप्यूटर में अगर हम बात करें, डेटा की कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। अब कंप्यूटर में जो है हम किसी भी डेटा को डालते हैं तो इनपुट यूनिट के द्वारा ही। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जा सकता है। अब एक्सटर्नल यूनिट क्या हो गया, एक्सटर्नल मेमोरी, अरे बाहर से जो आप पीडीएफ, बाहरी से जो आप मेमोरी का यूज करते हैं बाहर से एक्सटर्नल के रूप में, वो हो गया एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में जो है निर्गमित किया जा सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल वही होता है, निकालिए फिर निकाल लीजिए। सीपीयू को क्या कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो कौन होता है, तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। पूछेगा कि सीपीयू को जो है क्या कहा जाता है, तो सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगर कभी कंप्यूटर का मस्तिष्क दिखे क्वेश्चन और ऑप्शन में आपको दिखे ही ना क्या सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर है, आप खोज रहे हैं आंसर की, क्वेश्चन ही गलत है, तो याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट नोएस ने किया था। रॉबर्ट नोएस ने जो है माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट नोएस ने किया था और गार्डन मूर ने किया था। ये दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। तो सीपीयू का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट नोएस और गार्डन मूर ने किया था। कब, 1971 में किया था, 1971 ईस्वी में किया था। तो रॉबर्ट नोएस और गार्डन मूर ने 1971 में किया था सीपीयू का आविष्कार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर की जो है इकाइयां के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की इकाइयां यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्या है इकाइयां में, तो यहाँ पे देखिए इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है, जैसे कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर आ गया, पंच कार्ड आ गया, डिस्क आ गया, ये सभी क्या है, इनपुट यूनिट है। वहीं पे अगर सीपीयू की बात करें कि सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। फिर होता है क्या, फिर अगर हम बात करें इसमें तो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट होता है, और एक होता है आउटपुट यूनिट, जिसमें हम क्या कहते हैं स्क्रीन मॉनिटर जो है क्या है, आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर क्या है, बाहर निकालता है, प्रिंटर है, डिस्क है, ये सभी है, ठीक है। अब वहीं पे सीपीयू के 3 भाग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सेंट्रल मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये सीपीयू के भाग होते हैं, ये ध्यान रखना है, 3, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तो सीपीयू के 3 भाग सीएमयू, सीयू और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं कि कंप्यूटर का कार्य क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का कार्य क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं कंप्यूटर का आखिर है कार्य क्या। कंप्यूटर का कार्य हम लोग देख लेते हैं, ये कंप्यूटर का कार्य क्या है। तो देखिए कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रमुख कार्य इसका है कि आंकड़ों का जो है संकलन या निवेशन करना, दूसरा है आंकड़ों का जो है संचयन करना, इकट्ठा करना, फिर आंकड़ों का संसाधन करना, ठीक है, और आंकड़ों का प्राप्त जानकारी का निर्गमन और पुनर्निर्गमन करना, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हार्डवेयर के बारे में पूछता है। ऐसे तो हमने जो है और भी कंप्यूटर से के टॉपिक जो हमने बता रखा है उसमें भी और डिटेल बता रखा है। तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है ना, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कंप्यूटर से संबंधित जितने सारे आपको उपकरण दिखेंगे जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सभी क्या है, तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर की खासियत है कि इसको हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाहरी स्मृति, निवेश और निर्गम एकक आदि आते हैं। यानी सीपीयू से लेकर जितना है वो सब किसके अंतर्गत आता है, तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर हम समझा दें आपको। सॉफ्टवेयर जो होता है तो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के संचालन के लिए, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे आपने मोबाइल में बहुत सारा सॉफ्टवेयर होगा, जैसे ऑनलाइन सेट, प्रैक्टिस सेट मारते होंगे टेक्स्ट बुक पे, तो वो भी सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब देखिए कंप्यूटर की भाषाएं हम लोग समझ लेते हैं कि कंप्यूटर की क्या भाषाएं हैं, ठीक है। कंप्यूटर की भाषाएं के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अब देखिए कंप्यूटर की भाषा कैसी है भाई, तो कंप्यूटर की भाषा की अगर हम बात करें, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कंप्यूटर की भाषा जो है 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर की भाषा को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है मशीनी कुट भाषा यानी मशीन कोड लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली भाषा, ठीक है, असेंबली कुट भाषा, और तीसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। तो याद रखना है कि कंप्यूटर की भाषा 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीनी कोड भाषा, ठीक है, मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली कोड लैंग्वेज और
हाई लेवल लैंग्वेज। पहली कंप्यूटर भाषा जो है कौन सी है, तो प्लेन कैलुअल है, ठीक है, कौन सी है, प्लेन कैलुअल है, ये ध्यान रखना है। तो पहली जो है कंप्यूटर भाषा जो है प्लेन कैलुअल थी, कौन सी थी, प्लेन कैलुअल थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं मशीनी कूट भाषा को, ठीक है, मशीनी कूट भाषा यानी मैकेनिक कोड लैंग्वेज के बारे में हम समझ लेते हैं। तो इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है वो आदेश कोड होता है यानी ऑपरेशन कोड होता है, और दूसरा जो होता है लोकेशन कोड होता है यानी स्थिति कोड होता है। इन दोनों को जो है 0 और 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है, और कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों को ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समय ग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना लगा। दूसरा हमारा है असेंबली, क्या है दूसरा हमारा, ये समझिएगा। सेकेंड नंबर का जो हमारा है असेंबली भाषा है, ठीक है। असेंबली भाषा की अगर हम बात करें असेंबली भाषा की, तो असेंबली भाषा क्या है इसके बारे में हम समझा देते हैं, ठीक है। असेंबली भाषा जो होता है इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। असेंबली में क्या हो जाता है, याद करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। मशीनी कोड भाषा हमने बताई, ये आदेश कोड होता है, लोकेशन कोड होता है, और इसमें 0 और 1 के क्रम में व्यक्त किया जाता है। असेंबली क्या होता है कि इस भाषा को याद रखने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे निमोनिक कोड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, निमोनिक जो है कोड भी कहा जाता है। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए एसयू भी लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, निमोनिक है, इतने बड़े वर्ड को छोटे में लिखा, जंप के लिए जेएमपी लिखा जाएगा, ठीक है, असेंबली भाषा। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित थी, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। थर्ड नंबर हमारा है उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास का श्रेय जो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को जाती है। और फॉर्टन का फॉर्मूला याद, फुल फॉर्म याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से यानी IBM ने ही विकास किया। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ, और ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं की काफी करीब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कुछ उच्च स्तरीय भाषा में एक है फोटोन, दूसरा है कोबोल, ये सब क्या है, फोटोन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये कंप्यूटर की भाषा का विकास जो हुआ IBM के सौजन्य से किया गया, और इसके वैज्ञानिक का नाम है JW बेकस, 1957 में किया था। तो फोटोन के कौन थे भाई विकास करने वाले, तो JW बेकस, फोटोन के JW बेकस ने किया, IBM कंपनी ने किया। और इस भाषा के विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था फोटोन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोबोल। कोबोल की अगर हम बात करें तो कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसी के लिए आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। और इस भाषा का विकास व्यवसायिक हितों के लिए किया गया। इसका विकास किस लिए किया गया है, तो बिजनेस हितों के लिए किया गया। इस भाषा की सक्रियता के लिए जो है लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, और सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं। यानी जो वाक्य लिखे जाते हैं इसमें पैराग्राफ कहा जाता है, और सभी पैराग्राफ मिलकर क्या बनाते हैं, तो जो है सेक्शन बनाते हैं, और सभी सेक्शन मिलकर जो है डिवीजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं बेसिक, ये भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ही है बेसिक। तो बेसिक की अगर हम बात करें कि बेसिक क्या है, तो बेसिक समझना है यहाँ पे। तो देखिए यह अंग्रेजी के शब्दों को बिगिनर्स ऑल पर्पस सिग्नल, यानी बेसिक का फुल फॉर्म याद रखना है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका होता है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था, और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि डालकर आप अगर लगे कि एक त्रुटि है तो इसको जो है कर सकते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करें तो अलगोल क्या है, ये भी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, अलगोल भी, ठीक है। और यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप होता है। इसका निर्माण जो है जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु किया गया था। नेक्स्ट हमारा है पास्कल भी क्या है, ये भी लैंग्वेज है। पास्कल की बात करें तो ये अलगोल का परिवधिक रूप है। इससे सभी चारों को परिभाषित किया गया है, और जिसके कारण यह जो है अलगोल और बेसिक से क्या है, भिन्न है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोमल, ये भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है कोमल का, ठीक है।
अगर हम बात करें तो इस भाषा का प्रयोग जो है माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए किया गया है। अब देखिए लोगों की अगर हम बात करें तो लोगो जो है इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियां की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोलॉग। प्रोलॉग की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक शब्द, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये ध्यान रखना है। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक जो है फुल फॉर्म होता है। इस भाषा का विकास हुआ था 1973 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्य के लिए किया गया था जो तार्किक प्रोग्राम में सक्षम है, प्रोलॉग, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इस भाषा का आविष्कार जो है चार्ल्स मूरे ने किया था। फोर्थ का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स मूरे ने किया था। और इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। और इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णमाला ABCD और 0 1 2 3 आपको मिलेंगे। इंडो ओरियन अंकों को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नोट में यहाँ जो है पिलॉट है, C है, C++ है, लिस्प है, यूनिक्स है, स्नोबॉल है, ये सभी जो है उच्च स्तरीय भाषा है, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो देखिए कंप्यूटर वायरस जो होता है ना एक प्रकार का इलेक्ट्रिक कोड होता है। क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर को नुकसान के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन में दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एक अतिरिक्त जानकारियां नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को ही प्रभावित कर सकता है, ठीक है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने पर डर रहता है। यह महीने सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस भी है, जैसे में यहाँ पे आपको ऑप्शन में देगा तो याद रखना है कि ये पूछ दे कि माइकल एंजेलो क्या है, तो माइकल एंजेलो जो है वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है? ये वायरस है। किलो फिलिप क्या है? किलो फिलिप भी वायरस है। सी ब्रेन भी क्या है? वायरस है। ब्लडी भी क्या है? वायरस है। चेंग मुंगू भी क्या है? वायरस है। और देसी भी क्या है? वायरस है। तो ये सब वायरस का नाम आपको दे देगा, ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा वायरस है, ठीक है। तो याद रखना है माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो फिलिप, ठीक है, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू, ये देसी, ये सभी क्या है? वायरस है। भारत में पाया गया प्रथम जो कंप्यूटर वायरस था वो कौन था? सी ब्रेन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो प्रथम भारत में पाया गया प्रथम जो वायरस था, भारत में पाया गया प्रथम जो वायरस था वो कौन था? तो सी ब्रेन। कौन सा है? सी ब्रेन है, जो चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ था। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन था, ये ध्यान रखना है। अब हम समझ लेते हैं नेटवर्क के बारे में, ठीक है। नेटवर्क के बारे में भी समझना बहुत है जरूरी है। अब देखिए नेटवर्क जो है क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाएं संसाधनों को जो है साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, जिसे हम प्रिंटर इत्यादि कहते हैं, ठीक है। प्रिंटर भी कह सकते हैं। प्रिंटर क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। और विश्व का प्रथम जो कंप्यूटर नेटवर्क था वो कौन था? अपारनेट था, ये ध्यान रखना। और अमेरिका के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको अपारनेट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल की बात करें, प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल जो है किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है जिसमें नियमानुसार डेटा हस्तांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटरों से क्या होता है? जोड़ा जाता है। नोड्स क्या होता है? तो देखिए किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट होता है जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है और वहां से पुनः डेटा का जो है वितरण होता है, ये समझना है। सर्वर की अगर हम बात करें, सर्वर तो आपको पता ही होगा, सर्वर कहते हैं ना कि सर्वर फेल हो गया। सर्वर मुख्य कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेस प्रदान करता है। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसीएस, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा को, प्रोग्रामों को संग्रह का होल्ड करता है, ठीक है। टर्मिनल की अगर हम बात करें कि टर्मिनल क्या होता है, तो देखिए टर्मिनल जो होता है कहने का मतलब है कि यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे डम्ब टर्मिनल क्या होता है?
तो डम टर्मिनल एक नग्न इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होता है, यह नग्न इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग जो है नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस यानी नेटवर्क के लिए जो आवश्यक उपकरण क्या क्या जरूरी होता है। तो देखिए, एक होता है नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण में जो है रिपीटर्स होता है। ठीक है, रिपीटर्स। ठीक है, फिर हम हब जिसे कहते हैं हब भी होता है, फिर उसके बाद स्विच की आवश्यकता पड़ती है, फिर राउटर्स भी है, ये भी क्या है नेटवर्क डिवाइस है, रूटर्स, और गेटवे भी क्या है तो नेटवर्क डिवाइस है। जैसे रिपीटर्स क्या है, पूछेगा कि रिपीटर्स क्या है, ऑप्शन देगा तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या नेटवर्किंग डिवाइस है, तो ये समझ में आना चाहिए ये क्या है तो नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें हब क्या है तो हब भी क्या है तो नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच क्या है तो नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर्स क्या है तो नेटवर्किंग डिवाइस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और गेटवे भी क्या है तो नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को हम समझते हैं। अब देखिए, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा कि आखिर लोकल एरिया नेटवर्क है क्या भाई लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी ये इसका जो कम डिस्टेंस होता है ये छोटा होता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें लोग पर्सनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर में, ऑफिस में, ठीक है, भवन का एक छोटा समूह, हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क के में इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान लैन इथरनेट तकनीक पर आधारित होता है, और वर्तमान में जो लैन है वो किस पे इथरनेट पर आधारित होता है, और इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संस्थान के लिए गति तीव्र होती है। अब यहाँ पे समझिएगा, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे अंदर हमने बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN। ये बार बार LAN और WAN का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, L फॉर लोकल, W फॉर वाइड, याद रखना। एरिया नेटवर्क सब में होता है। ठीक है, MAN होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं, और यह नेटवर्क जो होता है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश, महादेश में फैला नेटवर्क का जाल होता है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है, जैसे भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कि जो ATM होता है वो किसका उदाहरण है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो मैन। ठीक है, मैन क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, और यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर, स्विच और हब से मिलकर मैन का निर्माण करते हैं। ठीक है, राउटर, स्विच, हब से मिलकर जो है मैन का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें 4 नंबर जो है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या है कैंपस एरिया नेटवर्क यानी CAN। तो देखिए, CAN सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने यानी इंटरकनेक्शन से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें उपयोग होने वाले नेटवर्किंग इक्विपमेंट जैसे राउटर्स हो गया, स्विच हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सब है, और कैंपस ऑनर के द्वारा जो ऑनवर्ड होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है नेटवर्क टेपोलॉजी। ठीक है, क्या है नेटवर्क टेपोलॉजी है। अब नेटवर्क टेपोलॉजी क्या होता है, टेपोलॉजी क्या होता है ना कि टर्मिनलों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टेपोलॉजी होता है। देखिए, नेटवर्क टेपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका होता है, और यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक जो है संरचना होता है। ठीक है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ना टेपोलॉजी है। और क्या, अब टेपोलॉजी का प्रकार होता है, जैसे एक होता है मेश नेटवर्क। ठीक है, फिर देखिएगा स्टार नेटवर्क, ये सब टेपोलॉजी है। तो यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में जो है मार्ग रूट को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है, और इसमें किसी भी सोर्स से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। जैसे इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला होता है क्योंकि इसमें ज्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, और इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। स्टार नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड यानी सेंट्रल नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। बाकी नोड्स इससे जुड़े होते हैं, और इसे केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। कोई एक ही केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रिंग नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रभाव हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा में संचार संभव है।
वहीं पे बस नेटवर्क की बात करें तो इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े होते रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड या डेटा प्रेषित नहीं करना चाहता जो उसे देखना होता है। वश में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा। बस खाली रहने पर नोड डेटा जो है प्रेषित कर सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह वश से अपने पता ज्ञात पर डेटा प्राप्त कर सके। इसमें हम केबल की आवश्यकता होती है और कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में कि ये क्या है मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए यह किसी जानकारी की लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में जो है भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। मॉड्यूलेशन जो होता है ना वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। ये क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, ये ध्यान रखना। यह मॉडल के द्वारा संभव होता है। मॉडम जो होता है एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर भेजता है। यानी एनालॉग सिग्नल को जो है सिग्नल डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलकर ये भेजता है। कौन? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो होता है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है आयाम मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन और तीसरा जो होता है वो ध्यान रखना है कि जो होता है चरण मॉड्यूलेशन। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन। अब यहाँ समझिए, आयाम मॉड्यूलेशन इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदल जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदल जाता है। और चरण जो थर्ड फेज जो मॉड्यूलेशन है इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। डेटा ट्रांसमिशन जो सेवा है, डेटा ट्रांसमिशन सेवा की अगर हम बात करें, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। और इस सेवा को देने वाले को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता यानी डाटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बीएसएनएल क्या है तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल क्या है तो भारत संचार निगम लिमिटेड, और एचटीएमएल क्या है तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड होता है। तो ये ध्यान रखना, बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड और एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेटा जो है ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है। कौन कौन है? तो पहला हमारा है डायल अप लाइन, सेकेंड है डीएसएल। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा है लिस्ट लाइन हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा होता है आईएसडीएन हो जाता है, इनका फुल फॉर्म ये ध्यान रखना है। फिर हमारा है एनआईसी, ठीक है, नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड हो जाता है। ये सब जो है आपको क्या रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए डेटा ट्रांसमिशन सेवा जो है क्या है कि पहला है डायल अप लाइन। डायल अप लाइन जो होता है ना टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है, जो एक सिस्टम से बहुत सारे लाइनों तथा यूजर से जुड़े होते हैं और इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। और कभी कभी स्विच लाइन भी कहा जाता है इसे, डायल अप को। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है और ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग होता है। डिजिटल जो सब्सक्राइबर लाइन की अगर हम बात करें डीएसएल की, तो एक जो है हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है और यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, परंतु यह डायल अप सेवा से काफी तेज स्पीड प्रदान करता है। और डीएसएल सेवा के लिए डीएसएल मॉडेम की आवश्यकता होती है जो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ता है। लीज लाइन की बात करें तो लीज लाइन आवाज और डेटा दूरसंचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ती है और यह एक सिर्फ समर्पित लाइन नहीं बल्कि यह एक वास्तव में दो बिंदुओं के बीच आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज्यादा दोनों दूरी से संभव है और इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं, लीज लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अधिक जो होता है उपयोग उद्योगों द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को जोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। एकीकृत जो सेवा डिजिटल नेटवर्क है आईएसडीएन, इसकी बात करें यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज, डेटा और छवि का हस्तांतरण करता है। इस सेवा के अंतर्गत आवाज हो गया, डेटा हो गया, छवि भी हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, और शोर से बिल्कुल मुक्त रहता है ये। इस लाइन में कई उपकरण को संलग्न किया जा सकता है और जरूरत के अनुरूप इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अर्थात आईएसडीएन लाइन लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है और इस सेवा में मॉडल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कोड क्या है, एनआईसी। तो देखिए यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में, ठीक है, ये क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो
कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है और नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर का निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट को आपस में आदान प्रदान करता है। वायरलेस तकनीक क्या है? वायरलेस तकनीक की अगर हम बात करें, वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो वायरलेस तकनीक जैसे कि नाम से ज्ञात होता है कि यह बिना तारों वायर की तकनीक है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च भी बचत होती है और इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगे आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। वायरलेस तकनीक के अनुप्रयोग निम्नलिखित है: टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल, सेलुलर फोन और वाईफाई इत्यादि है। वाईमेक्स की अगर हम बात करें, वाईमेक्स क्या है कि वर्ल्ड वाइड इंटरपेरोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है और यह तकनीक बिना केबल के 75 MB प्रति सेकंड ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। ठीक है, वहीं पे वायरलेस लोकल लूप की अगर हम बात करें, WLL वायरलेस लोकल लूप, ये ध्यान रखना है। वीमैक्स क्या होता है, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना है। वीमैक्स का भी फुल फॉर्म क्या रखना है, वीमैक्स का भी याद रखना है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जो वायरलेस लोकल लूप है, यह एक वायरलेस संचार प्रणाली होता है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति, रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रयोग से जुड़ते हैं और यह बेहतर आवाज तथा उच्च गति के डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है, वह वायरलेस लोकल लूप तकनीक प्रभावी सेवा और यह CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर आधारित है और आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन भी है। इंटरनेट की अगर हम जहां तक बात करें, इंटरनेट क्या होता है, तो देखिए इंटरनेट के बारे में हम क्या बताएं। अब इंटरनेट तो सब यूज करते हैं। भारत में इंटरनेट का जो शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट शुरू हुआ, ये ध्यान रखना है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? VSNL के द्वारा किया गया था, VSNL। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा जो है शुरू किया गया। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है VSNL विदेश संचार लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL जो है महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड और मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि है। इन कंपनियों को भारत में अनेक शहरों में जो है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम पर सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डोमेन नाम का IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो BSNL दो माध्यमों से इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराता है। एक होता है PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, एक होता है ISD यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट के आवश्यक घटक क्या है? ठीक है, तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न उपकरण होने चाहिए। पहला कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, संचार माध्यम, अब तो वाईफाई हो गया यार। ठीक है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर होना चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। अब मॉडेम क्या है? मॉडेम का जमाना गया। ठीक है, मॉडेम के बारे में बता देते हैं। देखिए, जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के लिए, जैसे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, सिम को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मोबाइल में हम क्या करते हैं? सिम कनेक्ट करते हैं, सिम डालते हैं, उसी प्रकार मॉडेम होता है। ठीक है, तो मॉडेम में सिम डाला जाता है, फिर वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मॉडेम जो होता है वो जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है और यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है जो सिग्नल्स को एनालॉग से तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है? रूपांतरित करता है। डिजिटल को सिग्नल को जो है एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को जो है डिजिटल में बदलता है मॉडेम। ठीक है, तो यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म मॉडेम का ही होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, यह ध्यान रख रहे हैं फुल फॉर्म मॉडेम का। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक होता है। मॉडेम के स्पीड को जो है BPS में यानी बाइट्स पर सेकेंड में मापते हैं और उपलब्ध स्पीड जो है 9600 BPS से 28800 BPS और 33600 BPS है। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड जो है कनेक्टिविटी स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN उपयोग करता है 128 kbps या उससे उच्च गति पर मॉडेम को इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम बनाता है। मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तन करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर क्या करता है? संप्रेषित करता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इंटरनेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर क्या है। ठीक है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखिए, वेब का विशाल पुस्तक की तरह, वेब जो होता है एक विशाल पुस्तक की तरह समझे। हम किसी भी चीज को वेब पे क्या करते हैं? सर्च मारते हैं। यानी वेब ब्राउजर एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर में जैसे नेटस्कोप नेविगेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसी पे हम सर्च मारते हैं कोई चीज। मोजिला फायरफॉक्स हो गया,
गूगल क्रोम आपको पता होगा, NCSA मोजेक हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या है, ब्राउजर है। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग ये ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, NCSA मोजेक, मोजेक भी क्या है, तो ये वेब ब्राउजर, ये मोजेक, NCSA मोजेक, ओपेरा, सफारी, ये सब क्या है, ब्राउजर। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं। किसी भी चीज को हम इसी पे सर्च मार सकते हैं। वेब से अपनी पसंद की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर सकते हैं। इस पता को यूआरएल कहने का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूआरएल में प्रयुक्त हो रहे टूल्स को इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है। जैसे यूआरएल यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा जब सर्च करते हैं। वेब ब्राउजर का प्रयोग से वेबसाइट ब्राउजर करना, यानी वेब ब्राउजर के प्रयोग से हम क्या करते हैं, वेबसाइट को हम क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं। www.sarkariresult.com होता है ना। सर्वप्रथम वेब ब्राउजर खोलते हैं तो यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग करते हैं तो स्टार प्रोग्राम और इंटरनेट एक्सप्लोरर सिलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउजर खुल जाता है तब हम स्वतः होम पेज से शुरू करते हैं और अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज, होम पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेजों के डोरवे का काम करता है। होम पेज भी हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं या खाली रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण यानी विजिट करना चाहते हैं, CSVC, BPSC वेबसाइट, SSC वेबसाइट, ठीक है, तो उसका URL टाइप करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे sarkariresult.com, ठीक है, youtube.com। अब देखिए फलस्वरूप हमें उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती है सर्च मारने के बाद। इस पेज से पीछे पेज पर जाने के लिए बैक बटन भी मिलता है, आगे के लिए फॉरवर्ड बटन भी मिलता है, परंतु ये बटन जिन पेजों को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरे URL टाइप दूसरे पेज पर हम खोल सकते हैं। जोड़ी थोड़ी एक पेज खोल गया दूसरा पेज भी खोल सकते हैं, ठीक है। ध्वनि और एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www से प्रारंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसका URL बुकमार्क कर लेते हैं, ठीक है। रेगुलर प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बुकमार्क यानी सेव कर लेते हैं। जैसे बुकमार्क, जैसे ये हम जैसे आप मान लेते हैं कि ये हमको अच्छा लगा तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क में हम इसको टाइप कर सकते हैं कि हमको फेवरेट हो गया, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बुकमार्क सेव हो गया, इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो यही हमारा खुल जाएगा। समझ में आया। जैसे अब कहीं भी हम चले जाते हैं, ठीक है, अब हमें वही पेज खोलना है तो हम डायरेक्ट बुकमार्क पे जाएंगे, उसी पे टिक के लेंगे, वही हमारा पेज खुल जाएगा। यही होता है बुकमार्क, और क्या। तो देखिए इंटरनेट संबंधित जो है शब्दावली क्या होता है, इंटरनेट संबंधित जो है शब्दावली के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, तो आपको URL देखिएगा, URL का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह जो होता है इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। www.yahoo.com, www कुछ भी करना है कर लीजिए इस पे सर्च। नेक्स्ट हमारा है TCP या IP क्या होता है, तो TCP कहने का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल या प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये ध्यान रखना है। यह नियम का एक समूह होता है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है, TCP और IP। और ये दो कंप्यूटर के बीच सूचना हस्तांतरण और संचार का जो है संचार को संभव करता है। अपलोड हम क्या करते हैं, अपलोड की अगर हम बात करें तो एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा अगर हमें भेजना रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को अपलोड करते हैं। जैसे आप जीमेल पे किसी चीज को अपलोड कीजिए, कहीं चला किसी को भेजना है तो अपलोड करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर, जैसे यूट्यूब पे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए फाइल का प्रतिलिपि डालते हैं तो उसे फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम अपलोड करेंगे तब ना आप जाकर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, डाउनलोड। डाउनलोड क्या होता है, डाउनलोड यानी कभी कभी हम डाउनलोड भी करते हैं गूगल क्रोम से गाने, रिंगटोन, ये कुछ भी। तो एक दूसरे स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउनलोड कहेंगे। नेक्स्ट हमारा गेटवे क्या होता है, गेटवे की अगर हम बात करें, गेटवे तो गेटवे मेरे भाई यह संचार यंत्र का प्रोग्राम है जो दो भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच जो है डेटा को क्या करता है, संप्रेषित करता है। IP एड्रेस हम आपको समझा दें कि IP एड्रेस क्या होता है, तो IP एड्रेस एक बार में समझिए कि IP एड्रेस जो होता है 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है। इसका एक भाग नेटवर्क का पता यानी नेटवर्क एड्रेस तथा दूसरा भाग जो है नोड पता यानी नोड एड्रेस होता है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। उदाहरण IP एड्रेस जो है इतना, ठीक है, IP एड्रेस ये हो गया हमारा, ठीक है, ये नेटवर्क एड्रेस हो गया और ये जो हमारा नोड एड्रेस हो जाता है, ठीक है। ऐसे
HTTP क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका जो है फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये पूछता है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण को निर्धारित करता है। अब यहाँ पे स्पैम क्या होता है? स्पैम जो होता है नुकसान करवाता है। ठीक है, देखिए इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन कभी कभी आपके मोबाइल पे आ जाता होगा। ठीक है, बेकार बेकार का जो है क्या आ जाता है, संदेश या विज्ञापन आ जाता है, ऐड आ जाता है। ठीक है, तो विज्ञापन लोगों की ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। ठीक है, और अनसॉलिसिटेड या जंक ईमेल होता है। नेक्स्ट हमारा डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम के बारे में अगर हम बात करें, डोमेन नेम तो एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट के पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट के URL अंत में जो है डॉट के बाद के नाम को डोमेन कहा जाता है। जैसे ये .com लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है? डोमेन है। ठीक है, और ये किसी संस्था या देश में इंगित करता है। जैसे ये कॉम हो गया, ठीक है, इन हो गया तो इंडिया में कर रहा है। ठीक है, ये समझ रहा है। अगर डॉट हम इन लिखते हैं ये डोमेन तो इंडिया का हो गया, ये किसी भी देश या संस्था को करता है। ठीक है, कॉम कॉमर्स हो गया। अब यहाँ देखिए फ्लैश। फ्लैश क्या होता है यहाँ पे समझिए, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रदान करते हैं या फ्लैश कहलाते हैं। ठीक है, सफरिंग क्या होता है? सफरिंग की बात करें तो इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद या आवश्यकताओं के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सर्फिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड तो पता ही होगा, पासवर्ड क्या है? यह एक गोपनीय कोड होता है जो कुछ प्रोग्राम या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। ठीक है, जिसे हम ईमेल की सुरक्षा, मोबाइल की सुरक्षा, लैपटॉप की सुरक्षा हम करते हैं। हैकर शब्द आपको पता होगा कंप्यूटर से व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है दूसरों के कंप्यूटर या नेटवर्क से जानकारी जो है गैरकानूनी तरीके से प्राप्त करता है, हैकिंग हो गया। ठीक है, फिशिंग स्कैम क्या होता है? ये संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को फिशिंग स्कैम कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता संख्या निकाल ले रहे हैं, पासवर्ड पता कर ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का विवरण ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फिशिंग स्कैम हो गया। ठीक है, इसे हम फिशिंग स्कैम कह सकते हैं। सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन तो आपको पता है, गूगल पे सर्च करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ध्यान रखना है, ये जो कंप्यूटर भाषा है, लैंग्वेज नाम ही है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। और HTML के टेबल टैग में दो विशेषता होता है, एक होता है सेल स्पेसिंग, ठीक है, और एक होता है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेलिंग के दो संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है, और सेल पैडिंग से सेल कंटेंट तथा सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस को बताता है। FTTP क्या है? 70 नंबर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बार बार ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फुल फॉर्म। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल हस्तांतरण की सुविधा है, और वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम फाइल डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते। FTP हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। ICMP क्या है? इंटरनेट कंट्रोल जो है मैसेज प्रोटोकॉल है ICMP। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक मुख्य प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क उपकरणों के रूटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि होता है। ठीक है, अब यहाँ वेब जो है कहने का मतलब वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर में समझिएगा, किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए इसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित होने की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है, वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर स्तर पर भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बुकमार्क। बुकमार्क के बारे में हमने अभी समझाया आपको कि किसी भी वेब पेज या किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? बुकमार्क कर सकते हैं डायरेक्ट हम इसको देखने के लिए। ठीक है, अब जैसे 500 या 1000 पेज का है, ठीक है, आपको इसमें से हमें फिर दोबारा देखना है तो उसको हम क्या करते हैं? बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम उस पर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो आप देखते होंगे तो उसमें जो है आपको कोई ड्रेस या कोई जो है पसंद है कपड़ा, तो उसको हम क्या करते हैं? लाइक कर देते हैं, बाकी फिर बाद में हम देख सकते हैं, सेव टू कार्ट कर सकते हैं, वही होता है और क्या। कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रमुख तत्वों को हम समझ लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह, अगर पूछेगा कि कंप्यूटर के पितामह किन्हें कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यॉन ह्यूमन कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा कंप्यूटर के विकास में योगदान किनका रहा? ये आपसे पूछे तो वान न्यूमैन का रहा। ठीक है, किनका रहा? वान न्यूमैन का रहा। आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था? तो देखिए आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सबसे पहले कब हुआ था? तो सबसे पहले जो है 1946 में हुआ था।
नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आई 1960 में आई। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं, तो बस कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है, और इसका निर्माण जो है किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ये सभी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। भारत का प्रथम जो है कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है कौन सा था, तो नई दिल्ली का था। कौन सा था, तो प्रथम जो कंप्यूटरीकृत डाकघर था वो नई दिल्ली का था। निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है स्थापित होने वाला पहला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन था, तो प्रथम जो है कंप्यूटर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, आपसे पूछ दे, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय था। कौन था, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमारा है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है, तो भारत की सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 3 प्रकार कौन है, डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड है, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है JS किल्वी ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर जो है किसकी, तो आयरन ऑक्साइड की। तो ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क आयरन ऑक्साइड, इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन की परत। ठीक है, WW के जो है आविष्कार कौन है, तो इनका श्रेय जो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जो है हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये आपको नजर पड़े इस पे, बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को किस में बदलता है, तो यंत्र भाषा में जो है बदलता है। ठीक है, मशीनी भाषा में बदलता है। नेक्स्ट हमारा है कि जो है टाइंच 2 जो है चीन की विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, टाइंच 2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। बाइनरी इकाई, आरंभिक इकाई अंतिम अक्षर से बने 0 से शुरू होता है और 1 को बीट कहा जाता है। ठीक है, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है क्रे 1S था, जो अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, जो 1779 में बनकर तैयार हुआ था, इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर जो है 1 सेकेंड में शतरंज की जो है 20 करोड़ चाल जो है सोच सकता है। ठीक है, और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को जो है क्या किया था, पराजित किया था। विश्व के प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ENIAC है, ये याद रखना है। यानी 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य सकने वाला एक था कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, डीप ब्लू कंप्यूटर। इन्हीं में जो है 20 करोड़ चाल सोचता है 1 सेकंड में। ठीक है, और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था। विश्व के प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ENIAC है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू और प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे जो यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में जो है आर्क सबसे ज्यादा मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि आर्क का विकास जो है मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। आर्क का विकास किसने किया था, मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम जो है पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा था। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखा था, तो टेड नेल्सन ने लिखा था। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका जो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर जो है VIC-20 है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर है VIC-20। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC है। ठीक है, कौन सा है, तो ENIAC है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की फोर्टन जो प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, ये तो पता है फोर्टन। ठीक है, क्या भाषा, कोबोल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान ही है। सभी जो है हम लोग HLA लैंग्वेज को हमने देखा। कोबोल भाषा में सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है संभव होता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने जो है फ्लोसॉवर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो है फ्लोसॉवर बेंगलुरु ने विकसित की थी। ठीक है, भारत की। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को जो है सब स्क्रिप्टल परीक्षण भी कहा जाता है।
क्वांटम कंप्यूटर जो है क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोड डिविजेड मल्टीपल, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड बीसीडी फुल फॉर्म। सीएडी, बीसीडी याद रखना, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिवीजन। सी डॉट क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स होता है। सी डॉट का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स होता है। क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। नेक्स्ट हमारा है कि एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर होता है। फैक्स, फार अवे जीरोक्स होता है। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड होता है, ठीक है। देखिए एचएलएल हाई लेवल लैंग्वेज होता है। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एलएएन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एलडीयू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होता है। एलआईएसपी लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। एमआईपीएस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। एमओपीएस मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना है। ओएमआर क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। पीसी डॉस पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम बात करें पीआरओम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक है। वहीं पे आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ कंप्यूटर लूसेंट का क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेंगे लूसेंट का। तो आपको कैसा लगा क्लास, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी राम राम, जय हिंद, आपकी मर्जी।